नमस्कार, मैं हूं अंजू। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद में से एक 2027 की जनगणना की, जो सिर्फ एक गिनती नहीं बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा डेटा ऑपरेशन बनने जा रही है। क्योंकि इस बार सरकार ने इसे पूरी तरह डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित बनाने का फैसला किया है और दावा किया जा रहा है कि 1.4 अरब से ज्यादा लोगों का डेटा रियल टाइम में इकट्ठा किया जाएगा। यानी अब न सिर्फ आपकी गिनती होगी बल्कि आपके जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी डिजिटल रूप से दर्ज होगी। और यही वजह है कि यह जनगणना सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय भी बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा पहलू भी शामिल किया गया है जो दशकों से विवाद का केंद्र रहा है, और वो है जाति जनगणना। अब इस पूरे मुद्दे को शुरू से समझते हैं, क्योंकि यह कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। दरअसल भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है और पिछली बार 2011 में हुई थी, लेकिन कोविड महामारी और अन्य कारणों से 2021 की जनगणना टल गई और अब 2027 में इसे एक नए डिजिटल मॉडल के साथ किया जा रहा है। यह देश की 16वीं जनगणना होगी और इसे भारत की रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय यानी ORGI के तहत आयोजित किया जाएगा। और इस बार का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया को 2 बड़े चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन यानी HLO, जो 16 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 15 मई तक चलेगा। इस चरण में प्रदेश के हर मकान, हर भवन, हर ढांचे की जियो टैगिंग की जाएगी। हर संरचना को एक यूनिक आईडी दी जाएगी, यानी सरकार के पास हर घर का डिजिटल नक्शा होगा और यही डेटा आगे चलकर योजनाओं के मूल्यांकन में इस्तेमाल होगा, जैसे जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। अब दूसरा चरण है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी PE, जो फरवरी 2027 में होगा और 1 मार्च 2027 को इसकी रेफरेंस डेटा माना जाएगा। हालांकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे बर्फीले इलाकों में यह प्रक्रिया पहले ही सितंबर 2026 में पूरी कर ली जाएगी। अब इस बार जनगणना में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जो अलग अलग कैटेगरी में बांटे जाएंगे, जैसे मकान की बनावट, परिवार के सदस्य, पेयजल, बिजली, ईंधन, वाहन, संपत्ति और जो सबसे खास डिजिटल कनेक्टिविटी। यानी पहली बार सरकार यह भी जानना चाहती है कि आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं, इंटरनेट है या नहीं। यह जनगणना सिर्फ जनसंख्या नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की भी तस्वीर पेश करेगी। अब इस पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए सरकार ने कई डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं, जैसे स्वयं जनगणना पोर्टल, जहां आप खुद अपनी जानकारी भर सकते हैं और आपको 16 अंकों की एक यूनिक आईडी मिलेगी। इसके अलावा HLO मोबाइल ऐप है जो 16 भाषाओं में काम करता है और ऑफलाइन मोड भी सपोर्ट करता है, ताकि दूर दराज के इलाकों में भी डेटा संग्रह में कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही HLBC और CMMS जैसे सिस्टम भी बनाए गए हैं, जो सैटेलाइट इमेजिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए 32 लाख से ज्यादा फील्ड कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है डेटा सुरक्षा का, क्योंकि जब इतनी बड़ी मात्रा में संवेदनशील जानकारी इकट्ठा की जाएगी तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी। सरकार का दावा है कि यह पूरा डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सुरक्षित रहेगा, यानी आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी डिजिटल प्रक्रिया में डेटा लीक और साइबर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब आते हैं जनगणना के सबसे विवादित और चर्चित पहलू पर, जाति गणना। 1931 के बाद पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर जाति डेटा इकट्ठा किया जाएगा और यह फैसला अप्रैल 2025 के कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA द्वारा मंजूर किया जाएगा। इसका मकसद है OBC और अन्य सामाजिक समूहों का सटीक आंकड़ा तैयार करना, ताकि योजनाओं का बेहतर टारगेटिंग हो सके। लेकिन यही से राजनीतिक बहस भी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय का कदम मानते हैं तो कुछ लोग इसे समाज को बांटने वाला कदम बताते हैं। अब इस जनगणना को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रगति और विकास नाम के 2 शुभंकर भी लॉन्च किए हैं और स्कूलों, नुक्कड़ नाटकों और मोहल्लों में अभियान चलाकर लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही गर्मी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि दोपहर के समय फील्ड विजिट नहीं होगी, ताकि कर्मचारियों और नागरिकों को दोनों को परेशानी न हो सके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जनगणना से देश को क्या फायदा होगा।
पहला फायदा है परिसीमन, यानी 1971 के बाद पहली बार लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्गठन हो सकता है, जो सीधे तौर पर राजनीति के समीकरण बदल सकता है। दूसरा फायदा है सटीक शासन, यानी सरकार को पता होगा कि किस क्षेत्र में किस तरह की जरूरत है और उसी हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी। तीसरा फायदा है आपदा प्रबंधन, क्योंकि जियो टैग डेटा के जरिए किसी भी आपदा में तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी। अब अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो यह जनगणना सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट है, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर अगले 10 से 20 साल की नीतियां तय होगी। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े होते हैं। क्या सरकार इस डेटा का सही इस्तेमाल करेगी? क्या जाति गणना से सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा या डेटा सुरक्षा की पूरी सुनिश्चित हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्ष होगी, क्योंकि जब बात 140 करोड़ लोगों की हो तो हर गलती का असर बहुत बड़ा हो सकता है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह डिजिटल जनगणना कितनी सफल होती है और क्या यह भारत का डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की ओर ले जाती है या फिर नए विवादों को जन्म देती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि 2027 की जनगणना भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी या फिर यह सिर्फ एक और सरकारी प्रक्रिया बनकर रह जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें।